सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहूंगा। पहला सवाल, क्या मिडिल ईस्ट की जंग पर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की नीति सही है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज बयान रखा है उसमें हमारी विदेश नीति को लेकर भी उन्होंने पार्लियामेंट के सामने बात रखी है कि इस पूरे युद्ध को लेकर सरकार की स्थिति क्या है, उनकी नीति क्या है और उन्होंने इस पर क्या बयान दिया हुआ है। दूसरा सवाल, क्या गैस और तेल की कमी पर मोदी सरकार की तैयारी पूरी है? फिलहाल तो सरकार साफ शब्दों में कह रही है कि कोई कमी नहीं है और डाइवर्सिफाई किए गए हैं एनर्जी रिसोर्सेस। 41 जगह से अब हम एनर्जी खरीद रहे हैं, तो जिसके वजह से यह भी पूछा जा रहा है कि मोदी सरकार की तैयारी क्या पूरी है। तीसरा सवाल, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज निकलना मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत है? क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने कहा कि जो बातचीत हो रही थी इसी के वजह से आखिरकार ये जहाज यहां से निकल पाए और उसी का नतीजा रहा कि 2 और जहाज एलपीजी लेकर भारत के किनारे पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज पार्लियामेंट के भीतर आते हैं और पहली बार सरकार की भूमिका देश के सामने रखी जाती है कि आखिरकार सरकार तेल की कमी को लेकर या गैस की कमी को लेकर क्या करने जा रही है, किस तरीके से हमको तैयार रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद मार्केट की गिरावट। साहिल जी धन्यवाद। मैं विस्तार से सब बातें कहूंगा क्योंकि मार्केट में लास्ट में आपने कहा और उससे शुरुआत कर देता हूं कि आज आप देखिए, पहले तो आज फ्यूचर्स देखिए, अभी तो फ्यूचर्स में मार्केट बेतहाशा तेजी से, जितना गिरा था उससे ज्यादा डबल तेजी से आगे देख रहा, कल खुलेगा मार्केट। दूसरी बात कि आप अगर 23 मार्च 2020 को याद कीजिए, कोविड के समय आज के दिन मार्केट निफ्टी 13.5% गिरी थी। लोग भूल जाते हैं कि 6 साल पहले क्या हुआ था और रिकवरी कितना स्ट्रांग हुई थी, वो भी आपके सामने है। तीसरी बात कि भारत की कूटनीति बेमिसाल रही है। भारत की सरकार ने बेमिसाल जो है रेजिलेंस का जो डेमोन्स्ट्रेट किया है, जिस तरह की प्रिपेयर्डनेस रही, जिस तरह के अलर्टनेस रहा, जिस तरह के सेंसिटिवनेस रही, वो सब दिखा जाता है कि भारत की सरकार ने हर तरह से सेंसिटिवनेस दिखाया है। जो जरूरी चीज थी उसको समझा। जैसे आपको मैं कहता हूँ, गैस जो है हमारे जो इकोनॉमिक जो एनर्जी कंजम्पशन का सिर्फ 6.5% होता है। आपकी जानकारी के लिए हमें उतनी चिंता नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि गैस हमारे पास प्रोडक्शन में बढ़ा दिया गया है और उसके कंजम्पशन का, एनर्जी कंजम्पशन का सिर्फ 6.5% होता है। लेकिन ओवरऑल जो क्रूड का सबसे बड़ा था और वो हमारे भारी मात्रा में अवेलेबिलिटी है, इसलिए हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। आज मैं आपको कह सकता हूं कि जो इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है, जो इस क्वार्टर में मार्जिनली, अगर आज जैसे जो युद्ध 32 घंटे 34 घंटे हो गए, एक भी अटैक ना इजराइल से हुआ है, ना यूएस से हुआ है, ना ईरान की तरफ से हुआ है। यही आसार थे, इसलिए कि युद्ध खत्म होने के आसार पे मुझे लगता है आज युद्ध खत्म हो गया है। मैं आपको कह सकता हूं कन्विक्शन से, अगर मैं मार्केट सेंटिमेंट्स को देखता हूं, आज युद्ध शाम में खत्म हो गया है। इसलिए आगे आने वाले दिनों में कोई तरह की तकलीफ नहीं होगी, रेजोल्यूशन हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसलिए कि कोई भी पावर प्लांट पे अमेरिका ना रिस्क ले सकता और ना दुनिया की कोई ताकत रिस्क लेगी। इससे इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया को, अमेरिका ने ये थोड़ी कहा है कि हम युद्ध खत्म कर रहे हैं। नहीं, वो तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे। मैं ऐसा कह रहा हूं, कह रहे हैं कि ट्रंप तो कल धमकी दे रहे थे कि अब ऐसे ही चलता रहा तो हमको पावर प्लांट पे भी हमले करने पड़ेंगे। वो धमकी इसके दे रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिए वरना तो हम पावर प्लांट पे हमले कर देंगे। फिलहाल 5 दिन के लिए टाल दिया है। सुनिए साहिल, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं कर सकते, आप ही की पार्टी की लाइन थी। सुनिए, मैं कह रहा हूं साहिल जी, आप डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा मत कीजिए, लेकिन जो हकीकत पे तो भरोसा करेंगे ना। मैंने कहा 34 घंटे में कोई भी अटैक नहीं हुआ है, किसी तरफ से भी नहीं। ये अपने आप में संकेत है कि युद्ध खत्म, विराम हो गया है। और अगर इसके बारे में मैं कह सकता हूं कि आज अगर यहाँ युद्ध खत्म हो गया तो इस क्वार्टर में मार्जिनल इंपैक्ट हमारे जीडीपी में पड़ेगा। ओवरऑल हमें कोई ज्यादा हमको नुकसान नहीं होगा। 3-4 अहम बातें कहना चाहता हूँ साहिल जी। देखिए, जो कंसर्न हमारे लिए क्या होना चाहिए, जो है, जैसे मैंने कहा, क्रूड गैस का उतना बड़ा कंसर्न नहीं है, इसलिए गैस हमारा कंजम्पशन का बहुत छोटा पार्ट है। क्रूड के लिए हमारे भारी मात्रा में है। दूसरी चीज जो है वो यूरिया की है, या इसलिए कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में यूरिया के लिए, उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे सदन के सामने कहा कि ये भी सोल्यूशन, रेजोल्यूशन उसका भी सामने है। तो हमारी कूटनीति बहुत अच्छी, इसलिए कि हम इजराइल के साथ भी रिश्ता बना के रखा, अमेरिका के साथ भी रिश्ता बना के रखा, यूरोपियन देशों के साथ भी, मिडिल ईस्टर्न देशों के साथ भी और ईरान के साथ भी। भारत अकेला देश है जो सबके साथ बात करने के इच्छुक था और सबके साथ बात करने कर सका और आराम से अपनी बातें कह सका। और कहीं ना कहीं देखिए, जो लास्ट कॉल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हुआ है,
चाहे वो अमेरिका के ईरान के प्रेसिडेंट के साथ, या फिर और भी खाड़ी के देशों के साथ, या फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ, सब में उन्होंने कहा है डायलॉग के साथ इसका जो है कहीं ना कहीं ये जो रेजोल्यूशन निकालना चाहिए। मुझे लगता है दुनिया ने इस बात को माना है। और मुझे एक और लास्ट चीज कहता हूं कि देखिए, हो सकता है कि लोग अलग अलग बात करें, दुनिया के अलग अलग कंट्रीज को नुकसान हो सकता है, ओवरऑल जीडीपी जो ग्लोबल जीडीपी है उसमें हो सकता है कोई थोड़ा कंट्रैक्ट करे, लेकिन देश की जीडीपी में बहुत मार्जिनल असर पड़ेगा अगर यहाँ युद्ध विराम हो जाता है। और खाड़ी से आने वाले जो कंसर्न है, जो दुबई और जो खाड़ी के देशों में जो हमारे भारत की जो 1 करोड़ जनता भारत रहती की है, जीडीपी पर क्या असर होगा तो ये तो अगले साल पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही है, लगातार एक के बाद एक कह रही है कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। जो अब तक 7% के ऊपर, जो आपका जो 7% के ऊपर आपने जो दावा किया था, वो फिलहाल 6.5% तक लाकर रख दिया है। उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अलका लांबा जी, कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का आज नहीं, जफर इस्लाम जी, आपके पास आता हूं, जरा विपक्ष को भी पूछते दीजिए ना। अभी आपने बोल दिया, प्रधानमंत्री का भी पूरा स्पीच हो चुका है। मैं आता हूं ना आपके पास, आता हूं आपके पास अलका लांबा जी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री ने 3 चीजें साफ शब्दों में कही है। अलका लांबा जी, 3 चीजें साफ शब्दों में कही है। पहली बात, उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से ईंधन की कमी नहीं होगी, नंबर 1 उन्होंने कहा है। दूसरा, उनका कहना है कि कूटनीति के मामले में हमारी कूटनीति साफ है, हमारी विदेश नीति साफ है, हम नहीं चाहते कि यह जंग हो। और उसके साथ साथ जिस तरीके की नीति हमने अपनाई, उसी के वजह से जो भी जहाज हमारे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आए हुए, वो उसी के वजह से आए हुए हैं। आपको लगता है कि जो स्टेटमेंट आज प्रधानमंत्री ने दिया वो पूरी तरीके से सक्षम है, या आपको लगता है कि सरकार को और भी इस पर बात और साफ करनी चाहिए? बिल्कुल, मुझे महसूस होता है यहाँ पर, जैसे प्रियंका गांधी जी ने कहा कि चर्चा के लिए संसद खोल देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी अपनी बात कह के मत भागे, चर्चा करें, सर्वदलीय बैठक हो और पूरी तरह विश्वास में ले, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उनकी बातों पर। मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रही थी, बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहे 24 घंटे में कुछ नहीं हुआ, युद्ध खत्म हो गया है, सीज फायर की घोषणा इन्होंने कर दी। और जब पाकिस्तान से हम लड़ रहे थे, हमारे यहाँ सीज फायर हो गया, इसकी घोषणा देश के प्रधानमंत्री ने नहीं, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। क्या मजाक है? हमारे यहाँ पर क्या हुआ, उसका सीज फायर अमेरिका में, आपको इतनी समझ तो नहीं थी, मैंने कहा संकेत है, और अपना जो है इजराइल का सीज फायर की घोषणा ये कर रहे हैं। अब मैं आती हूँ की जो बात कर रहे कूटनीति, प्रधानमंत्री ने भारत को फेल कर दिया इस कूटनीति में, भारत की कूटनीति को फेल कर दिया जब इजराइल ने, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और उनके बड़े नेता आयतुल्लाह खमेनी की मौत हो जाती है। एक भी शोक प्रस्ताव, एक भी मुंह से जबान से कुछ संवेदनाओं के ना निकलने का खामियाजा आज उठाना पड़ रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका की तरफ झुके हुए दिखे। उन्हें सीधे खड़े रहना चाहिए था और उन्हें तुरंत उनके बड़े नेता की जो मौत हमले में हुई उसकी निंदा करनी चाहिए थी। उस हमले में जहां मासूम स्कूल के बच्चे शहीद हो गए, उनकी निंदा करनी चाहिए थी। पर प्रधानमंत्री 7 दिन तक मौन रहते, कुछ बोलते नहीं। ये प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं कि ईंधन की कमी नहीं होगी, हरदीप पुरी मंत्री ने ये विश्वास दिलाया था कि 74 दिन का तेल गैस है, कोई कमी नहीं होगी। ये कहने की देर थी कि 60 रुपए एलपीजी के दाम बढ़ जाते हैं और आज हाहाकार है, 5000 रुपए में एलपीजी ब्लैक हो रहा है। ये आपदा में वसूली का अवसर खोजने वाली सरकार है। 60 रुपए एलपीजी पे बढ़ा दीजिए, 22 रुपए इंडस्ट्रियल डीजल पे बढ़ा दिए, प्रीमियम पेट्रोल पर 2 रुपए। वसूली की आपदा में वसूली का अवसर ये भी खोज रहे हैं। इनकी सरकार है 19 राज्यों में, 19 राज्यों में इनकी सरकार है। प्रधानमंत्री कह रहे मॉनिटरिंग हो रही है काले बाजार की। मॉनिटरिंग क्यों, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, सजाएं क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप ही के राज्यों में आपकी सरकार इस काला बाजारी को करके 5000 ब्लैक में 14 किलो का सिलेंडर, जिसे अब आप 10 किलो का करने वाले हैं, वो होना जा रहा है। तो इसे सरकार की कूटनीति ने पूरे देश को आज जो है वहां खड़ा ला दिया है जहां पर हमें कभी उम्मीद नहीं थी। और यहां से निकलने के लिए प्रधानमंत्री खुद और इस बीच खबर आ रही है जो ट्रंप के बयान के बाद, दरअसल क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब पावर प्लांट्स पर हमले नहीं होंगे अगले 5 दिन तक। उसके बाद एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजारों में उछाल आता हुआ नजर आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी में 800 अंकों की बढ़ोतरी आप इस वक्त दिखाई दे रही है। डाउ जोन्स में भी 1000 अंकों की बढ़ोतरी इसमें दिखाई दी थी। कच्चे तेल की कीमत 11% तक गिर चुकी है। कुल मिलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं दुनिया में एक उम्मीद जगी है, हो सकता है कि इस युद्ध क्या कोई सॉल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे थे कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत हुई है। ट्रंप के बयान के बाद दुनिया के बाजार में उछाल यहां पर साफ नजर आ रहा है।
डाउ फ्यूचर्स में 1000 अंकों का उछाल यह भी देखा गया है, यानी कहीं ना कहीं उम्मीद दुनिया में जताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद युद्ध की स्थिति सुधरने की उम्मीद हो सकती है। अलका लंबा, आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद मुझे महाजन जी के पास। धन्यवाद साहिल जी। आपने कहा ट्रंप के बयान के बाद 11% कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ गई। लाभ होना चाहिए, कर दीजिए भारत में कीमतें कम, पेट्रोल डीजल एलपीजी की। तब तो हम माने कि ट्रंप ने कुछ कहा और उसका असर ये हो रहा है, लेकिन उसका असर, उसका लाभ क्या भारत को मिलेगा या फिर पहले की तरह तेल कंपनियों को ही मिलेगा? और कूटनीति की आप बात कर रहे हैं, रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, रूस से तेल खरीद लीजिए, 1 महीने की छूट दे दी। ये गुलामी की जो प्रवृत्ति प्रधानमंत्री जी में अमेरिका के लिए आ चुकी है, उसे खत्म करना होगा। आज श्रीलंका हिम्मत करता है, अमेरिका को कहता है हम अपने बेस नहीं अब आपको देंगे ईरान पर हमला करने के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी चुप रहे, जिसका खामियाजा आज हमें उठाना पड़ रहा है। और आज ट्रंप की गुलामी का ही है। नहीं, लेकिन उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं, अलका लंबा जी, प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि इस बार एकजुटता की जरूरत है, क्योंकि स्थिति कोविड जैसी भी हो सकती है, एकजुटता की जरूरत है। तो क्या विपक्ष की तरफ से ये वादा किया जाएगा कि कम से कम इन साहिल जी, प्रधानमंत्री जी को कहिए 5 राज्यों के चुनावों को एक तरफ रख दें और देश में आई इस आपदा को एक तरफ एक नजर से देखते हुए विपक्ष को साथ ले। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अपनी बात को कहकर सदन से भाग लिए। विपक्ष को साथ लेना है, सबको साथ लेना है, बिल्कुल साथ होना चाहिए। हम खड़े भी हैं साथ लेने के, उनके आने के लिए और देश के लिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अपनी बात करके 5 चुनावी राज्यों में चले गए और वहां पर विपक्ष पे निशाना साधेंगे, राजनीतिक रोटियां सेकेंगे और पूरा देश महंगाई एलपीजी की लाइनों में लगा हुआ दम तोड़ेगा। खाद की लाइन में लोगों को दम तोड़ते हुए देखा, ऑक्सीजन की लाइन में दम तोड़ते हुए देखा, जफर इस्लाम जी, एटीएम के बाद विपक्ष को लगता है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के भीतर तो कहते हैं कि एकजुटता होनी चाहिए, लेकिन अब 5 राज्यों में चुनाव होगा, उस पर विपक्ष, उधर जाकर विपक्ष पर निशाना साधा जाएगा। दूसरी तरफ विपक्ष की यह भी मांग है कि सिर्फ बयान से बात नहीं चलेगी, चर्चा भी होनी चाहिए। देखिए, वो तो सदन के इस पे डिस्कस करेंगे, जो कमिटी है उस पर डिस्कस करेंगे, जो और क्या चर्चा होनी चाहिए, क्या नहीं चर्चा करना चाहिए, वो करेंगे डिस्कस। उस पर मैं टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी डिस्कस करेगी। लेकिन मैं इस पे कहना चाहता हूं कि देखिए, मैंने, अलका लांबा जी तोड़ मोड़ के मत बताया कीजिए, मैंने कोई डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन मैंने कहा जो संकेत है, इंडिकेशन समझती है, संकेत का मतलब इंडिकेशन होता है, अगर अंग्रेजी बोलते। नहीं, सुनिए, 1 मिनट सुन लीजिए, सुनिए, मैंने कहा कि 34 घंटे में, अरे भाई आप चलिए, इस झगड़े के बीच और एक बड़ी खबर, ट्रंप के दावे पर ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। ईरानी मीडिया के हवाले से एक और एक खबर बड़ी आ रही है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत की वजह से वो ये फैसला ले रहे हैं कि अगले 5 दिन तक कम से कम पावर प्लांट्स पर, ईरानी पावर प्लांट्स पर हमला नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया के जरिए यह बयान दिया गया है कि अमेरिका से कोई भी बातचीत ईरान की नहीं हो रही है। सैयद जफर इस्लाम, इसका मतलब साफ है कि यह युद्ध जल्द खत्म होने के आसार कम ही दिखाई देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहे हैं और ईरानी मीडिया कुछ और कह रही है, और किसी भी मध्यस्थ के जरिए बातचीत नहीं हो रही है, ईरान की तरफ से कहा गया है। देखिए, मैं समझता हूं कि दोनों पार्टी इस ऐसे युद्ध में अपने आप को विनिंग पोजीशन में दिखाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की गंभीर स्थिति और उसमें जब इस तरह के अटैक रुक जाते हैं 34-35 घंटे तक, तो ये कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देते हैं दुनिया को कि इस युद्ध विराम की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा मैंने कहा था और फिर मैं इसको दोहरा रहा हूं। ट्रंप के इस ट्वीट से दुनिया में एक पॉजिटिविटी आई है, जाहिर है, इसीलिए उछाल भी, मार्केट में भी उछाल आया। आपने फ्यूचर्स का डिस्कस किया, डाउ फ्यूचर्स या इन लोकल, लेकिन और ऑयल प्राइसेस जो है, वो 15% जो है नीचे आ गए। बीच मत बोलिए ना, 11% आपने देखा, अभी 15% नीचे आ गए। और आपको पता चलना चाहिए कि $60 में हमने बोला था, हमने अपने $60 में थे इस युद्ध का, और हमने दाम कुछ नहीं बढ़ाया, हमने दाम नहीं बढ़ाया ना। इससे समझ में आता है कि हमने एब्जॉर्ब किया उस कॉस्ट को। बीच में क्यों बोल रहे हैं? लोगों को समझ में नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ अलका लांबा जी, उनको जरा बोलने दीजिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, दोबारा आपके पास आऊंगा मैं, प्लीज बीच में नहीं। मैं तो कह रहा हूँ, इस तरीके से किसी को कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ गिरावट, जो तेल के दामों में गिरावट आई, 15% तक कभी गिरावट आई ब्रेंट में, लेकिन जो बढ़ा था 60, आपने देखे जो बजटरी जो इसमें कंसिडरेशन होता है,
65-70 का एवरेज लेते हैं। आज अगर 100 के ऊपर जाता है तो ठीक है, उसका आपको पास ऑन तो नहीं किया ना, कोई तेल का दाम तो नहीं बढ़ाया, सर गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया, और इसके बावजूद भी कि तेल का दाम बढ़ा रहा है, हमने देश के लोगों के लिए मुहैया करके नहीं रखा है। और किस तरह, लेकिन आगे आने वाले दिनों जफर इस्लाम जी, जफर इस्लाम जी, एक मिनट, हल्का लंबा, एक मिनट, जफर इस्लाम एक मिनट, एक मिनट। अगर आपने प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सुना होगा आशुतोष, अगर आपने भी प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सुना होगा, सबसे गंभीर बात इस पूरे स्टेटमेंट को लेकर यह रही कि जब प्रधानमंत्री ने अपना बयान पूरा करते समय अंतिम में उन्होंने एक बात कही थी कि युद्ध के कारण जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है और इसीलिए तैयार रहना पड़ेगा। कोविड के समय पे जो स्थिति थी उसी तरीके से हमें तैयार होना पड़ेगा। ये एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक उन्होंने बताया हुआ है कि बहुत स्थिति गंभीर हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ अफवाह की भी बात की जा रही है और उसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से गलत बातें नहीं होगी बाहर। देखिए साहिल, मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि लगातार हमले जारी हैं और F-15 जो अमेरिका का है उसको मार गिराने का दावा कुवैत पे किया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि 76 वेव ऑफ अटैक ईरान की तरफ से ये तेहरान का लगातार दावा है। दुबई और रास अल खैमा पे भी लगातार हमले हो रहे हैं इस वक्त। तो ये कहना कि पिछले 36 घंटे में वहां कोई हमला नहीं हुआ, सब कुछ रुक गया, ये तथ्यात्मक तौर पर सही नहीं है। दूसरी बात देखिए, जो मैं बार बार शुरू से कहता जा रहा हूं कि हमें एक इंप्रेशन ये दिया जा रहा है देश के कि देखिए सरकार पूरी तरीके से तैयार थी। मानता हूं सरकार काफी हद तक तैयार हो सकती है, लेकिन मैं जो बार बार कहता हूं ये आपदा में अवसर की जो बात की जाती है ये दरअसल एक खोखला नारा है और यही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई पड़ रही है। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कुछ डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारी जो क्रूड ऑयल को लेकर जो इंडिपेंडेंस की बात जो की जा रही है, क्रूड ऑयल पिछले छठे महीने में लगातार श्रिंक किया है। फरवरी के महीने में -5.2% क्रूड ऑयल श्रिंक करा, यानी प्रोडक्शन घट रहा है उसका। नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन है लगातार 20वें महीने में श्रिंक कर रहा है, यानी प्रोडक्शन घट रहा, बढ़ नहीं रहा, घट रहा। रिफाइनरी प्रोडक्ट जो है वो 11 में से 6 महीने में वो लगातार घट रहा है। जो फर्टिलाइजर है उसमें भी जो है वो स्लो डाउन दिखाई पड़ रहा है 3.4% का। अब ये बताइए कि हमको बार बार इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डेटा है जो शनिवार को आया है, वो कह रहा है कि हमारा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन घट रहा है, हमारा नेचुरल गैस का प्रोडक्शन घट रहा है, हमारा रिफाइनरी प्रोडक्ट घट रहा है, और सरकार इंप्रेशन दे रही सब चंगा सी। तो सरकार को अपने ही डेटा को देख लेना चाहिए एक बार। या तो जो सरकार ने जो डेटा दिया वो गलत है, या जो हमको इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही, देश को इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही वो गलत है। तो जो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा है कि सरकार सजग है, कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो आपदा में अवसर खोजने की बात है, अगर एंटिसिपेट करके हम पिछले 12 सालों में अगर हमने अपने आप को पूरी तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाया होता तो आज ये स्थिति नहीं पैदा होती। आज खुलेआम मार्केट, लेकिन आज तो प्रधानमंत्री का दावा है ना आशुतोष, आज प्रधानमंत्री का दावा है 6 यूरिया प्लांट्स बढ़ा दिए गए, जो रिफाइनरी की कैपेसिटी है वो भी बढ़ा दी गई, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने दावा किया हुआ है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि एनर्जी कंजम्पशन के लिए हमने रिन्यूएबल एनर्जी भी किस तरीके से उसका जो कंजम्पशन है वो बढ़ा दिया है, उसका प्रोडक्शन किस तरीके से हमने बढ़ा दिया है, यह भी दावा प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। तो सरकार का कहना है कि 10 साल में हम ये बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चिंता की बात भी आज प्रधानमंत्री के स्पीच में साफ नजर आई है। उन्होंने कहा है कि आगे जाकर चिंता हमें करनी पड़ सकती है उस बात को लेकर। नहीं साहिल, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है, जो फर्टिलाइजर को लेकर, सिर्फ खाद को लेकर मैं बात कर देता हूं। द ग्रोथ इन फर्टिलाइजर स्लोड इन 5 मंथ लो 3.4%, यानी पिछले 5 महीने का सबसे कम 3.4%। तो और जो तो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी कि क्रूड ऑयल का क्या हाल है, क्या प्रोडक्शन बजाय बढ़ने के घट रहा है। तो इसका क्या मतलब, हम बार बार आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, और यहाँ दिखाई कुछ और पड़ रहा है। और ये डेटा मैं आपको ये डेटा सैयद जफर इस्लाम इसका जवाब देंगे, सैयद जफर इस्लाम इसका जवाब देंगे, लेकिन आशुतोष जरा जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया इस बात पर चाहिए। आज जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट पार्लियामेंट के भीतर उन्होंने दिया
क्या आपको लगता है कि वो स्टेटमेंट काफी है? देश के सामने उन्होंने एक स्थिति रखने की कोशिश की है जिसमें वो साफ शब्दों में मान रहे हैं कि जो खाड़ी देश में स्थिति पैदा हुई है उसका असर अर्थव्यवस्थाओं पर होगा और हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। ये बात उन्होंने कही है। पूरे स्टेटमेंट को लेकर आपको क्या लगता है वो बताइए, उसके बाद जफर इस्लाम जवाब देंगे। देखिए ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने कम से कम पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की है। अच्छी बात है। ये देश के प्रधानमंत्री को इस वक्त जो आर्थिक संकट होने जा रहा है, जो ऑयल संकट होने जा रहा है, उस पर बताना ये उनकी जिम्मेदारी भी है और उनका कर्तव्य भी है प्रधानमंत्री होने के नाते, क्योंकि वो देश के नेता हैं। और अगर वो भरोसा दे रहे हैं कि हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा यह कहना यह कि जिस तरीके से सीसीएस की मीटिंग 3 हफ्ते बाद आप कर रहे हैं, वो सीसीएस की मीटिंग पहले दिन क्यों नहीं हुई, दूसरे दिन क्यों नहीं, तीसरे दिन क्यों नहीं हुई, उस वक्त रिव्यू क्यों नहीं किया गया? ये जो अब जो करने की कोशिश की जा रही है, और मैं तो आपको खुलेआम बता रहा हूं, आप अपने घर के किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, जबरदस्त तरीके से कालाबाजारी एलपीजी की हो रही है। कोई भी सिलेंडर 3000 से 5000 कम में मिल ही नहीं रहा। आप कहीं भी बुक करिए, आपके नाम पे बुक नहीं हो रही। तो ये जो स्थिति है, इस पर कुल मिलाकर सैयद जफर इस्लाम आशुतोष ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ था, 24 दिन से ये युद्ध चल रहा है, तब तो आपको सत्ताधारी पार्टी का ये मानना था कि अध्यक्ष पर बातचीत होनी चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। उसकी जगह पर तेल के इस पूरे संकट को लेकर चर्चा कर लेते। काफी देरी से स्टेटमेंट आया है। आशुतोष का कहना यह है करीब करीब। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सरकार ने बार बार इंडिकेशन दिया है, बार बार इवन सदन के पटल पे भी एनर्जी मिनिस्टर हरदीप पुरी जी ने बताया है, बार बार कम्युनिकेशन हुआ है सरकार की तरफ से, बैठकें हुई है और ये लोग जग जाहिर है कि सरकार ने बताया कि 74 दिन की तेल मुहैया है और किसी तरह का भी कंसर्न नहीं है, पर्याप्त मात्रा में है, सप्लाई होता रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं। प्राथमिकता जो है हाउस होल्ड को दिया जाएगा और घर पे सब जो है सिलेंडर पहुंचता रहे, इसकी जिम्मेदारी सरकार ने दी और उसके बारे में जो है पूरे देश को आगाह भी किया है। लेकिन जो बात कह रहे थे अभी जो कह रहे थे आशुतोष भाई को, जो पुराने आंकड़े जो है आज के रेलेवेंस में जरूरी नहीं है, इसलिए रेलेवेंट नहीं है आज के दिन के हिसाब से, इसलिए कि ये आंकड़े जो है, ये आंकड़े आपको जब हमने प्रोडक्शन बढ़ाया है अभी इस हालात को देखते हुए, ये आगे आके आपको आंकड़े मिलेंगे कि हाँ हमारा प्रोडक्शन सब जगह बढ़ा है। लेकिन आप पुराने बैक टेस्टिंग कीजिएगा तो थोड़ी आपको पता चलेगा। पुराने निर्भरता जो है दूसरे देशों पर तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, प्रिपेयर्डनेस, सरकार की प्रिपेयर्डनेस है पूरे तौर से, इसके बारे में जनता को आगाह किया गया और मुझे लगता है कि इस वक्त संवेदनशील होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन को होना चाहिए। लेकिन फिर भी दो चीजें साथ में नहीं जाती है ना। एक तरफ गहरी चिंता भी है और दूसरी तरफ अफवाह भी नहीं फैलानी चाहिए। ये अफवाह वाला मामला क्या है? आशुतोष जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद अश्विनी महाजन भी बात करेंगे। अफवाह के बाद में देखिए ऐसे मैं जफर साहब की दाद देता हूं कि वो एक ऐसी चीज को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो वो डिफेंड ही नहीं कर सकते। मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डेटा को सामने कोट कर रहा हूं। लगातार 6ठे महीने आपका क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन सिंक कर रहा है, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन लगातार 20वें महीने सिंक कर रहा है। पुराने डेटा है, आगे का तैयार, अरे भाई आपकी तैयारी नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं। अरे भाई तो यही तो मैं कह रहा हूं, तैयारी क्या थी जो हमने सरकार की तैयारी ही नहीं थी। सरकार बार बार आत्मनिर्भरता की बात करती है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्या है? स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्या है? जफर साहब प्लीज आप मेरी बात सुनिए। जफर साहब अब आप मेरी बात सुनिए। आप बोल चुके, एक मिनट, आप बोल चुके, मुझे बोलने दीजिए। आप बोल चुके, पड़ोसी मुल्कों में क्या हालत बनी हुई है और यहाँ पर आप बोल चुके, मुझे बोलने दीजिए। जरा एक मिनट, मेरा सवाल इस बात, एक मिनट आशुतोष, एक मिनट मेरा ठीक है। इस बात को लेकर ये है, नहीं, कुल मिलाकर आशुतोष ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से हम भारत के भीतर क्रूड ऑयल या रिफाइनरीज में जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो किस तरीके से घटा है उसकी बात करने की कोशिश कर। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने दो बातें और रखी थी कि कैसे तेल भंडारण भारत के भीतर 65 लाख मीट्रिक टन पर जाकर पहुंचा है और आगे वहां तक जाने की तैयारी उनकी चल रही है और उसके साथ साथ तेल कंपनियों के पास भी अलग से भंडारण की व्यवस्था की गई है और उसके साथ साथ रिफाइनरीज की भी कैपेसिटी पिछले 10 साल में बढ़ी है। यह भी दावा प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। लेकिन अश्विनी महाजन, कुल मिलाकर एक बात तो प्रधानमंत्री के आज के बयान से साफ होती है कि यह युद्ध शायद लंबा चल सकता है और उसके इकोनॉमिक इंपैक्ट भी हो सकते हैं और भारत के ऊपर भी हो सकते हैं। कोविड के वक्त में जिस तरीके की स्थिति थी उसके लिए तैयार रहने के लिए भी प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस इकोनॉमिक इंपैक्ट को सहने की तैयारी भारत के भीतर है या अलग तरीके से भारत को इस बार
इस पूरे मामले को देखना होगा? देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी को चिंता तो जरूर है, लेकिन इसके साथ ही साथ पूरी तैयारी भी। जहां तक तेल भंडारों की बात है वो आपने कहा ही, लेकिन इसके साथ ही साथ दूसरे देशों के साथ हम अपना डाइवर्सिफाई भी करने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी एक बेहतर बात है जो करना ही चाहिए था। मुझे लगता है कि आज ये भी एक वक्त आ गया है कि हम एकजुट दिखाई दें दुनिया के लिए भी, और उसमें दोनों पक्षों का रोल रहेगा, विपक्ष का भी रहेगा और सत्ताधारी पार्टी का भी रहेगा। सब मिल करके इस चिंता से अपने देश को मुक्त कराएं। हमने कोविड के दौरान भी एक बहुत अच्छा माहौल खड़ा किया था और हमने कोविड से जो हमारा निजात पाया, और जिस प्रकार से भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई, अपने आधार पर, सेल्फ रिलायंस के आधार पर हम आगे बढ़े। आज भी उसी प्रकार का एक वक्त आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध लंबा खींचे या जल्दी बंद हो जाए, इसमें दोनों प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन ऐसे माहौल बन रहा है जिस प्रकार से अमेरिका भी बहुत भारी मात्रा में चिंता में है और बाकी मुल्क भी प्रेशर तो बना ही रहे हैं, और अमेरिका पर उसके साथी सहयोगी जो देश हैं उनका भी दबाव है। एक अवसर लग रहा है जो मार्केट्स भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो ऐसा लगता है, लेकिन हमें एक बात पक्का है कि भारत ने, यहाँ पर मुझे आप रोकिएगा नहीं, लेकिन भारत ने जिस प्रकार से पूरे दुनिया में एक जैसा रिलेशन बनाया है, हमारे रिलेशन इजराइल के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, मिडिल ईस्ट के साथ भी हैं, और ईरान भी हमें रास्ता दे रहा है। ये एक वास्तव में एक अभिनंदनीय बात है, और मुझे लगता है कि इस विषय को और बेहतर तरीके से सभी पक्ष मिलकर के पूरा देश एक देश के रूप में दिखाई दे, ये आज की जरूरत है। ठीक है, कोशिश तो यही होनी चाहिए, लेकिन आज की स्थिति में कहीं ना कहीं विपक्ष की मांग अलका लांबा लगातार यही चल रही है कि इस पूरे मामले को लेकर पार्लियामेंट के भीतर चर्चा होना जरूरी है। किन मुद्दों पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है? कौन से ऐसे मुद्दे जो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के बावजूद भी सरकार की तरफ से आपको चर्चा में लाने पड़ेंगे? बिल्कुल साहिल जी, लोकतंत्र है ना, इसलिए चर्चा होती है। तानाशाही होती है तो एक तरफ बात होती है। आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया 27 देशों से हम आयात करते थे, अब कितने देशों से करेंगे? 41 देशों से आयात होगा, यानी कि 14 देशों से और अधिक आयात होगा। तो ये तो वैश्विक समस्या हुई ना, पूरे विश्व पे ये संकट आया, ये युद्ध का और तेल का। तो क्या यकीन है जो 27 देश में पहले दे रहे थे वो पहले ही की तरह हमें अभी भी देंगे? उनको जरूरत नहीं पड़ेगी इस सब क्राइसिस में? और जो और हमारे 14 देश जुड़े हैं, वो कौन से देश जुड़े हैं? क्या उनको अब ये सारे संकट में उनको अपनी जरूरत है या वो हमें देंगे? तो हम पहले 27 देशों से ले रहे थे, अब 41 देंगे। तो कुल मिलाकर आप देख लीजिए, 41 देशों पे तो संकट नहीं है, संकट भारत पे आया है, और वो भी हमारी कूटनीति की वजह से आया है। और अभी ये जो अर्थशास्त्री जो भी है बता रहे थे कि हमें ईरान, लास्ट में उन्होंने ईरान का नाम लिया, जबकि ईरान हमारे दोस्तों में पहले नंबर पे खड़ा रहता था। उन्होंने कहा ईरान से भी अब रास्ते खुल गए हैं, ये बंद क्यों हुए थे? सबसे पहली बात कि हमारा पूरा 60% जो हमारी एलपीजी पर निर्भरता है, हमें तो आज के प्रधानमंत्री के बयान में भी ईरान का जिक्र कहीं भी नहीं दिखाई दिया है, कहीं भी जिक्र नहीं दिखाई दिया। लेकिन कुल मिलाकर, जल्दी से सैयद जफर इस्लाम, मेरा समय खत्म हो रहा है, क्या विपक्ष की मांग के अनुसार क्या सरकार इस पूरे बात पर चर्चा करने के लिए तैयार रहेगी? देखिए, सरकार तो हर चीज पे चर्चा करती है, और ये अगर इनकी डिमांड है तो ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जाके चर्चा करके एक मीटिंग ऑफ माइंड्स होके, और इसको सदन के पटल पे जो भी वहां पर डिसीजन हो उसको सदन के पटल पे डिस्कस करें। इसलिए सरकार संवेदनशील सरकार है, जनता के लिए सरकार है, सुनती है और सबको साथ लेके चलती है। लेकिन एक बात कहूंगा, जो बार बार आप जिस बात को दोहरा रहे हैं साहिल जी, कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा कि नहीं, मैंने कहा है इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्यों, हर ऐसे सिचुएशन में हर देश को इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, लेकिन भारत जिस तरह से अपने आप को प्रिपेयर्डनेस, भारत की प्रिपेयर्डनेस है सबसे कम होगा, और जिस तरह से भारत ने देखना तो वही है, और इसीलिए कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के भीतर चर्चा होना जरूरी है कि नहीं है, इसको सरकार को तय करना है। विपक्ष की मांग जरूर इस बात को लेकर है कि एक लार्जर इकोनॉमिक इंपैक्ट को लेकर सदन के भीतर चर्चा होना जरूरी है। सरकार इस पर चर्चा करती है कि नहीं करती है? प्रधानमंत्री के आज के बयान के बाद भी चर्चा करने के लिए सरकार राजी होती है या नहीं होती, उस पर नजर रखनी होगी।